Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 11th of December 2020। तो 11 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए वही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करिए। 1 पर्सन 1 लाइक OPOL है ना, तो यहाँ पे डंडा लागू होता है, तो 1 पर्सन 1 लाइक जरूर करिएगा। एंड वेल अगर आपको नए हैं चैनल में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम पेज की। टेलीग्राम का हैंडल हमारा टेम्स यूपीएससी है, टेम्स यूपीएससी, तो आप सर्च करें अगर टेलीग्राम में जाकर के, सिंस कभी कभी टेलीग्राम की लिंक काम नहीं करती है, तो टेम्स यूपीएससी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा दैट एग्जाम्स मेड सिंपल ऑफिशियल। एंड हमारा बाकी जगह जो हैंडल है इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब टेम्स IAS है, ठीक है ना, तो आप जाकर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ विद रिगार्ड्स टू दैट एन एग्रीव्ड पर्सन कैन आइदर बी अ मेल और फीमेल। Second is the act covers economic abuse in the category of domestic violence. Which of the following are correct? One only, two only, both या none? Question number 2 is consider the following statements regarding India and Italy. पहला स्टेटमेंट है द विनीशियन मर्चेंट मार्को पोलो ट्रेवल्ड टू इंडिया इन द 13th century। दूसरा स्टेटमेंट है बोथ द कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 20, यानी कि G20 के मेंबर्स है दोनों। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या none? क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैंसर। कैंसर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कैंसर सेल्स आर लेस स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शंस देन द नॉर्मल सेल्स। दूसरा है द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 डज नॉट इंक्लूड एनी कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both या none? तो इन 3 सवालों के जवाब आप दीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि यहां से आपकी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। आपको मैं आंसर्स बता देता हूं अब। पहला जो सवाल हमने पूछा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसका आंसर है B2 ओनली, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। इट इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, क्योंकि अगर इसमें एग्रीव्ड की डेफिनेशन देखिए तो उसमें फीमेल को इंक्लूड किया गया है, मेल को इंक्लूड नहीं किया गया है। देयरफॉर इट इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। तो स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट वन, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल इटली के रिगार्डिंग पूछा था, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, बोथ विल बी द आंसर C। एंड तीसरा सवाल कैंसर के रिगार्डिंग था, तो उसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि DPC ऑर्डर के अंदर भी आपकी कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स इंक्लूडेड है। तो सेकंड विल बी द रॉन्ग वन, A विल बी द आंसर, है ना। तो इसको याद रखिएगा, BCA विल बी द आंसर फॉर टुडे, है ना। These were the questions of the day। आगे मूव करते हैं। जो कोट ऑफ द डे है वो है समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, so do it now। this is a quote for the day, sometimes later becomes never, do it now। अब ये जो लेटर वाली जो बात है इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, और जो व्यक्ति हर काम को आज की जगह कल पे या बाद पे टालता है उसको प्रोक्रेस्टिनेटर बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटर, है ना। तो याद रखिएगा दिस जो ये चीज होती है ना प्रोक्रेस्टिनेशन की, और प्रोक्रेस्टिनेटर वाला जो क्वालिटी है, यानी क्वालिटी नहीं करना चाहिए, रॉन्ग वर्च्यू एक्चुअली में। तो कई बार क्या होता है हम कई चीजों को टालते हैं बात के लिए, लेकिन वो कभी हो नहीं पाती। दैट सेम गोज फॉर योर यूपीएससी और एज वेल। यूपीएससी से अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं कि आज जो आपको चीजें पढ़नी है, रिवीजन अगर आज आपको करना है तो आप क्या सोचते नहीं यार पहले ये और कंप्लीट कर लें फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे, फिर वो बाद के चक्कर में वो चीज कभी रिवाइज ही नहीं हो पाती, एंड दैट शुड नॉट हैपन। तो मैंने उस दिन ही बताया था आपको, जो एनिमीज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो नॉट रिवाइजिंग इज द बिगेस्ट एनिमी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को थ्रेट पहुंचाएगा, है ना। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। डू नॉट लीव द थिंग्स फॉर फ्यूचर, डू नॉट लीव द थिंग्स फॉर लेटर। जो चीज आज आप कर सकते हैं उसको आज अभी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। बाद के लिए कई बार बाद में ही हो जाता है, फिर कभी नहीं आता। सो दैट इज द सोल कोट फॉर द डे। इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप। आगे मूव करते हैं मैप ऑफ द डे में। कल मैंने आपको चाइना का पॉलिटिकल मैप बताया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग प्रोविंसेस बताए थे। आज चाइना का हम फिजिकल मैप देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से माउंटेन रीजन है, कौन सा प्लेन रीजन है, कौन सा डेजर्ट रीजन है, और कौन सा आपका
रिवर्स वाला रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टार्ट होता है ये है चाइना की बाउंड्री जो ऊपर मंगोलिया से टच हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज चाइनीज, फिर इधर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है, फिर नीचे है ना टोटल 14 कंट्रीज हैं जहाँ बॉर्डर टच करता है, नॉर्थ कोरिया पूरा ये टच कर रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा अल्ताई माउंटेन्स, है ना। तो सबसे ऊपर आपको अल्ताई माउंटेन्स वाला रीजन दिख रहा होगा, दिस इज अल्ताई माउंटेन्स जो मंगोलिया के साथ पार्ट है। और एक डेजर्ट है यहाँ पे जो मंगोलिया के साथ लगता है, वो है गोबी डेजर्ट। ओके, गोबी डेजर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ताई माउंटेन्स ऊपर है, फिर ये गोबी डेजर्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और रेंजेस जैसे तियान शान रेंजेस है, यहां पे याद रखिएगा। फिर यहां पे तरीम बेसिन भी आता है। तरीम बेसिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले ज्योग्राफी में यूपीएससी कि तरीम बेसिन कौन से कंट्री में आता है, तो चाइना के अंदर आता है, ये भी आपको याद रखना। तरीम बेसिन यहाँ पे नाम से आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मैं। तियान शान ये है और तरीम बेसिन ये है, ठीक है ना। फिर दो और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, एक है कुनलुन शाह और अल्तून शान। याद रखिए, कुनलुन शाह और एक अल्तून शान, ये भी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। कौन कौन सी देख ली हमने? सबसे ऊपर हमने अल्ताई माउंटेन्स देखा, डेजर्ट में मंगोलिया के साथ लगा हुआ गोबी डेजर्ट देखा, फिर हमने तियान शान माउंटेन रेंजेस देखी, फिर हमने तरीम बेसिन देखा, कुनलुन शान देखा और अल्तून शान देखा, है ना। कुनलुन शान और अल्तून शान ये भी देखा। फिर यहाँ पे किलियन शान भी है। ऑर्डर देखो, कुनलुन शान, अल्तून शान और किलियन शान, तो ये भी आपको याद रखना है। बेसिन में हमने दो बेसिन बता दे रहा हूं आपको, एक तरीम बेसिन है और यहाँ पे कैदम बेसिन है। कैदम बेसिन और तरीम बेसिन दोनों एम से खत्म हो रहे हैं, तरीम बेसिन भी और कैदम बेसिन भी, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट बेसिन है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो तिब्बत वाला रीजन है, वहां प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, दिस इज द तिब्बत रीजन जहां प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है। फिर यहाँ हिमालयाज है इंडिया के साथ, फिर हिमालयाज नेपाल वाले पार्ट में भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तिब्बत वाला रीजन है, ये आपको बता दिया मैं। इसके अलावा देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स वाला रीजन है, जैसे तो यहाँ पे कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैकोंग आपको दिख रहा होगा, दिस इज द मैकोंग वाला पार्ट। यहाँ पे यांगत्जे रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज यांगत्जे रिवर, काफी इंपॉर्टेंट है, सिचुआन बेसिन से निकलती है ये। तो यहाँ पे देखो आपको सिचुआन बेसिन भी दिख रहा होगा, सिचुआन प्लेन इज लोकेटेड हियर, जहां से ये रिवर निकलती है। और फिर यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में देखो जाकर के मिल जा रही है, ईस्ट चाइना सी में जाकर के मिल जा रही है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको ह्वांग हे रिवर यानी कि येलो रिवर, देखो येलो रिवर भी यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज द येलो रिवर। और यांगजे रिवर थोड़ा नीचे है, ठीक है ना, यांगजे रिवर नीचे है, येलो रिवर ऊपर है, ठीक है ना। एक रिवर साल्वीन है, देखो यहां साल्वीन रिवर है। आपके लिए सवाल है कि साल्वीन रिवर का ओरिजिन कहां पर है, आप मुझे साल्वीन रिवर के बारे में बताइए। साल्वीन इंपॉर्टेंट रिवर है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो साल्वीन रिवर के बारे में बताइएगा। फिर यहां पे आपको रेंजेस में ग्रेट खिंगन रेंजेस दिख रहे हैं, ग्रेट खिंगन रेंजेस, दीज आर द ग्रेट खिंगन रेंजेस। और ये मंचूरिया प्लेन्स है, जो आपका ईस्टर्न साइड है चाइना का, वहां पे जो प्लेन आता है जो जापान से लगा उसको मंचूरियन प्लेन्स बोलते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मंचूरिया वो जगह है, मंचूरियन प्लेन, जहां पे जापानीज आर्मी इंटर करी थी। एक्चुअली मंचूरिया ही वो रीजन था जिसको कि ऑक्यूपाई कर लिया था जापान ने ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो जापान था वो डायरेक्ट, क्योंकि जापान से जुड़ा हुआ है मंचूरिया वाला रीजन, तो इसी मंचूरिया प्लेन्स को ही उन्होंने टारगेट किया था और मंचूरिया वाले रीजन को उन्होंने जीत लिया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ने, ठीक है ना। और मंचूरिया प्लेन्स ही है जो आपका नॉर्थ कोरिया के साथ और जापान के साथ, इधर जापान के साथ तो ये वैसा बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के साथ ये टच करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मंचूरिया प्लेन्स वाला रीजन है एक्चुअली में, ठीक है। और रिवर्स में मैंने आपको येलो रिवर बताया, यांगजे रिवर दिखा दिया। फिर आपको यहाँ नीचे ये सिचुआन प्लेन बताया, सिचुआन प्लेन से यांगजे रिवर दिखाई। फिर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस में कुनलुन शान, तियान शान और अल्तून शान और किलियन शान दिखाया मैंने आपको। यहां पे देखो ये कुनलुन शान, अल्तून शान और किलियन शान, तियान शान ये है, तरीम बेसिन ये है, कैदम बेसिन ये है। डेजर्ट्स में गोबी डेजर्ट्स आपको मंगोलिया के साथ दिखाया, अल्ताई माउंटेन रेंजेस ऊपर दिखा दी, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिखाया, और इधर आपको साल्वीन रिवर और मैकोंग रिवर दिखाई। साल्वीन रिवर और मैकोंग रिवर ये आपको दिख रहा होगा इस रीजन में, ये साल्वीन रिवर है और ये आपकी मैकोंग रिवर है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट रिवर है सिचुआन प्लेन वाली यांगत्जे रिवर, और ऊपर से ये निकलती है येलो रिवर, ह्वांग हे रिवर जिसको बोलते हैं, येलो रिवर भी उसको कहता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। नीचे जी रिवर भी यहाँ पे है, देखो ये जी रिवर भी है, दिस इज XI जी जिनपिंग वाली, तो इसी नदी में वो पैदा हुए थे शायद जी जिनपिंग, इसीलिए उनका नाम जी जिनपिंग और ये जी रिवर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। मंचूरिया प्लेन्स के बारे में बताया, ग्रेट खिंगन रेंजेस के बारे में बताया मैंने आपको, ग्रेट खिंगन रेंजेस। और मंचूरिया प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज आर्मी जो थी वो इंटर कर गई थी और इसी रीजन को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। सो दिस इज द मैप ऑफ द डे। आई होप यू गॉट टू नो समथिंग, कुछ नई चीज आपको पता चली होंगी, इसको याद रखेगा, ठीक है ना। तो कल आपका पॉलिटिकल मैप हो गया था चाइना का, आज आपका चाइना का फिजिकल मैप हो गया जिसमें आपने कई फीचर्स देख लिए, तरीम बेसिन, कैदम बेसिन, किलियनशान, तुलनुशान, अल्तुनशान, ठीक है ना। न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पिरेशंस। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है दैट विल रिफ्लेक्ट द इंडियाज एस्पिरेशंस। तो कुछ इस तरीके का नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हाउस है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक अच्छी बात भी आपको, मजे की बात बताऊंगा इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की, जो ये शेप है दिस इज एक्चुअली द गोमुख शेप, इसे गोमुख शेप बोलते हैं। गोमुख शेप क्या होता है, जिसका एंट्रेंस आपका थोड़ा नैरो होता है और आपका जो बाकी का अंदर जब आप घुसते हैं तो दैट बिकम्स ब्रॉडर एंड ब्रॉडर। So this is the गोमुख शेप। और ये पेंटागन भी, जो आपका पेंटागन टावर यूएसए का है ना, वो पेंटागन जो बिल्डिंग है वहां पे वो भी गोमुख शेप में ही है। दैट इज अनदर थिंग विच इज, मैं आपको थोड़ा इसमें एडेड बात बताना चाहता था। तो अगर आप ये देख रहे हो तो देखो ये लिख रहा होगा ना, थोड़ा नैरो एंट्रेंस है, फिर आपको जैसे अंदर घुसोगे तो ये ब्रॉडर दिखेगा। इसका अपोजिट होता है, यानी कि जो इस तरीके की बिल्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिंह मुखासन, सिंह मुख होता है, और एक आपका होता है गोमुख। तो गोमुख वाला है अपना जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो गोमुख है, और इसका जो अपोजिट होता है मतलब कि एंट्रेंस ब्रॉड होती है और अंदर जो होते हैं वो सिंहमुख होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इंडिया के टेंपल्स हैं, टेंपल्स ऑफ इंडिया, दे आर एक्चुअली सिंहमुख। उसमें एंट्री जो होती है बहुत ब्रॉड होती है, और जैसे जैसे आप आओगे अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम पर जब आप पहुंचोगे तो बिल्कुल एक नैरो सा पॉइंट रहता है सैंक्टम सैंक्टोरम वाला, और गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं, तो गर्भगृह का जो पार्ट है बिल्कुल नैरो रहता है, इसको सिंहमुख बोलते हैं, इसीलिए सिंहमुख एंट्री, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में अच्छा फैक्ट मैंने आपको बताया। आई होप यू विल एंजॉय दैट, यू एंजॉयड दैट फैक्ट, है ना। मैंने भी कहीं से देखा ही है, लेकिन आपको एटलीस्ट मैंने ट्रांसमिट किया, तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अब जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग वो ट्रायंगुलर शेप का है। द नेशनल एम्बलम विल क्राउन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नेशनल एम्बलम जो रहेगा दैट विल क्राउन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो इसका टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है, और लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल लाउंज, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर की थीम कैसी है, अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए आप लोग जिन लोग घर बनवाना चाहते हैं उन लोग भी थीम्स को याद रखिएगा। इंटीरियर की थीम जो लोकसभा की है वो पीकॉक थीम की है। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया वो पीकॉक थीम का रखा गया है लोकसभा को। राज्यसभा का जो इंटरनल थीम है इंटीरियर वो है लोटस के थीम का, यानी नेशनल फ्लावर को रखा गया है। पीकॉक नेशनल बर्ड में लोकसभा, राज्यसभा में लोटस नेशनल फ्लावर, एंड सेंट्रल लाउंज जो है वो बैनियन उससे रखा गया है, इंटीरियर के उससे डिजाइन से, नेशनल ट्री, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। लोकसभा का इंटीरियर थीम पीकॉक नेशनल बर्ड, राज्यसभा का लोटस नेशनल फ्लावर, सेंट्रल लाउंज का बैनियन नेशनल ट्री। सीटिंग कैपेसिटी लोकसभा की 888 है करंटली, जो चैम्बर उसकी 552 है, राज्यसभा की 384 है, एंड लोकसभा हॉल में एडिशनल कैपेसिटी है 1272 है, 1272 सीट्स की, जो कि जॉइंट सेशन को होल्ड कर सके। तो दैट इज आई थिंक एस्टिमेटेड कॉस्ट वही 1000 करोड़ के आसपास है, 971। कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। आर्किटेक्ट एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का काम है। डेडलाइन जो कंप्लीशन की है अक्टूबर 2022 की है, इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 2022 को रखने का कारण भी ये कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रहेगा, तब तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। हेल्पेज इंडिया प्रेजेंटेड यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। हेल्पेज इंडिया को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 दिया गया है। अब हेल्पेज इंडिया फंड है जो कि ओल्ड एज लोगों के लिए काम करता है, ठीक है ना, ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए काम करता है। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 दिया गया है, यूएनएफपीए द्वारा दिया जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय यूएनएफपीए, याद रखिएगा किसके द्वारा निकाला जाता है, यूएनएफपीए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये इट वॉज इस्टेब्लिश इन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1981, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जो है 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इनिशिएट किया था।
कब किया था? 1981 में इनिशिएट किया गया था। और ये अवार्ड दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पॉपुलेशन की फील्ड में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में जो काम होता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन का ये पॉपुलेशन अवार्ड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब इनिशिएट किया गया था? ये 1981 में इनिशिएट किया गया था। और किसको दिया जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन। तो ये याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये यूएनएफपीए क्या है? तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है ना यूएनएफपीए का, वो होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, या कि इसको पहले बोला जाता था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इसीलिए इसको यूएनएफपीए बोलते हैं, क्योंकि फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज बोलते थे इसको, इसलिए यूएनएफपीए बोला जाता था, ठीक है ना। एक यूएन एजेंसी है जो कि वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड इसके लिए काम करती है। एंड बर्थ कंट्रोल की एक्सेस सबको मिल पाए, एंड चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी काम करता है, जेंडर वायलेंस के अगेंस्ट भी काम करता है, ठीक है ना। एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी अफ्रीकन कंट्रीज में है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द अफ्रीकन कंट्रीज। वहां पे यूएनएफपीए खास तौर पे काम करता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, याद रखेगा यूएनएफपीए। अगर आपको पता करना कि ये बना कब था, तो ये 1969 में बना था। दिस वाज फाउंडेड इन 1969। याद रखेगा, यूनाइटेड नेशन बॉडी है और किसके लिए काम करती है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इंपॉर्टेंट जो काम है इसके, और स्पेशली अफ्रीका रीजन में जो जेनिटल म्यूटिलेशन होता है उसके लिए, प्लस आपका जो बर्थ कंट्रोल की एक्सेस सबको मिल पाए, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके द्वारा ये 1981 में अवार्ड स्टैब्लिश किया गया, पॉपुलेशन अवार्ड, जो कि अब किसको मिला है? हेल्पेज इंडिया को दिया गया है। और ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड द ऑनर इज बीइंग कॉन्फर्ड ऑन एन इंडियन इंस्टीट्यूशन। किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को ये पहली बार अवार्ड मिला है। और लास्ट टाइम ये 28 साल पहले अवार्ड इंडिया में आया था, 1992 में। 1992 में इंडिया को ये अवार्ड मिला था, जब जेआरडी टाटा को अवार्ड दिया गया था वाला। तो जेआरडी टाटा को फॉर हिज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिया गया था। ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पहली बार आया हेल्पेज इंडिया में। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मैं जब स्कूल में था, स्कूल टाइम में, तो मैंने हेल्पेज इंडिया के लिए कुछ फंड्स मैंने भी इकट्ठा करवाए थे। हमारे स्कूल में आए थे हेल्पेज इंडिया वाले, तो मेरा भी रिलेशन है बहुत पुराना हेल्पेज इंडिया से। आई एम वेरी हैप्पी कि इसको कुछ, है ना, उस टाइम तो इतना समझते नहीं थे अपन, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। NFAI एक्वायर्स रेयर हाफ आवर फुटेज ऑन पुणे। तो NFAI क्या होता है? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसको पुणे की डिटेल्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फुटेज मिली है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किससे मिली है? महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCIA, याद रखिएगा, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934। अब इसमें दिया हुआ है कि MCCIA जो था वो 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड इट केटर्स टू इंडस्ट्रीज अक्रॉस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अक्रॉस जो भी इंडस्ट्रीज उनको केटर करती है ये, एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग ट्रेड एसोसिएशंस फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा की बहुत कम रेयर चीजों में से एक है जो कि सर्वाइव कर रही है। MCCIA 1934 में बनी थी, 1934 में फॉर्मेशन हुआ था। याद रखिएगा, MCCIA महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर 1934 में बनी थी। महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को केटर करती है, सर्वाइविंग ट्रेड यूनियन है ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा। NFAI क्या है? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। अब नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है? इट्स एन एस्टैब्लिश्ड एज अ मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। याद रखिएगा, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ मीडिया यूनिट, एस्टैब्लिश हुई थी एज अ मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन February 1964। कब बना था? 1964 में, ठीक है ना। याद रखिएगा 1964 में बना था। इट इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स का भी ये मेंबर है, और इसका जो काम है बेसिकली, दैट इज द वर्क इज टू ट्रेस, एक्वायर एंड प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है ना, तो इंडियन सिनेमा की हेरिटेज को उसको ट्रेस करना, एक्वायर करना एंड प्रिजर्व करना, फिर डॉक्यूमेंट करना, डेटा को बना करके रखना फॉर रिसर्च रिलेटेड टू फिल्म्स एंड ऑल, टू एक्ट एज अ सेंटर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर
जो फिल्म कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए, उसको डिसेमिनेट करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगहों में भेजने के लिए एक सेंटर की तरह काम करना। दीज आर द वर्क्स ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। बना कब था? 1964 में, याद रखेगा, ठीक है ना। और ऊपर मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि आपका 1969 में बना था, और 81 में वो अवार्ड बना था, पॉपुलेशन अवार्ड, ये भी याद रखना, ठीक है ना। एडिटोरियल में आते हैं। जो एडिटोरियल आज का वो है, ऑल इज नाउ फेयर इन इंडियाज एलिंग पेडागोगिक स्पेसेस। नाउ कृष्ण कुमार द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। कृष्ण कुमार उस समय एनसीईआरटी डायरेक्टर थे जब हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक्स को इन द स्कूल टाइम। कृष्ण कुमार वॉज द डायरेक्टर, है ना। तो ये बहुत बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये पैंडेमिक, मैं देखो आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? पैंडेमिक के कारण जो एजुकेशन में चेंजेस आने लगे हैं, एजुकेशनल चेंजेस और मेथडोलॉजिकल चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है और क्या ये सही इम्पैक्ट है कि नहीं है, उसके बारे में सारा डिस्कशन ऑथर ने किया है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो मैं नॉर्मल आपको चीज़ बताता हूँ, एडिटोरियल से थोड़ा हट के बता देता हूँ कि जो पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद स्कूल एजुकेशन में एक शिफ्ट देखने को मिला कि जो फिजिकल प्रेजेंस था स्टूडेंट्स का स्कूल में वो बंद हो गया। जो टीचर्स का फिजिकल प्रेजेंस था इन फ्रंट ऑफ द टीचर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स वो बंद हो गया। स्टार्ट क्या हो गया? स्टार्ट हुआ आपका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग्स या लाइव वीडियोस, आपका कहना चाहिए कि लाइव क्लासेस, और ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। इसमें क्या ट्रबल्स आई? सबसे पहले तो कई लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स नहीं था, ठीक है ना। अब जिनके पास स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स नहीं थे, एक तो वो लॉस पे रहे। दूसरी चीज कि जब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मार्टफोन्स चलो देने की कोशिश भी की, लोगों को दिए हुए हैं, तो स्मार्टफोन्स में वो लोग एक्सेस करने लगे। लेकिन जब आप स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करते हो इतनी कम उम्र में बच्चों को, तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दे आर लेफ्ट वल्नरेबल टू अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वहां सिर्फ एजुकेशन उनके साथ एजुकेशनल 1-to-1 नहीं होता है, उनको बहुत सारी चीजें का 1-to-1 फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरनेट का पूरा वर्ल्ड है अपने आप में, दे हैव टू फेस दैट एज वेल। तो आप इसको इसी तरह लिखिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बताई। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दूर हो भी जाए तो भी क्या होगा कि जो बच्चा है उतनी टेंडर एज में उसको ये हिसाब लगाना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत। तो ये इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंटरनेट में क्या चीजें एक्सेस करना सही है एंड क्या चीजें एक्सेस करना गलत है, दिस डिफरेंशिएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट। इसके अलावा जो गेम्स और ऑल ये सारी चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं और बच्चे के पूरा जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, एंड दैट शुड नॉट हैपन, है ना। तो ऑथर ने ये प्रॉब्लम बताई है। यहां पे देखो लिखा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग वाइजर द सिस्टम अपीयर्स टू हैव गॉटन पुअर इन इट्स एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम टीचर्स एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। तो जो टीचर का प्रेजेंस होता है, जो टीचर की एडवाइस होती है, जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है, उनसे जो बच्चे सीखते हैं वो ज्यादा सीख पाते हैं रादर देन दोज हु आर लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ऑथर ने बताया वो है कि इट इज इमोशनलेस। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि टीचर्स आर नॉट इमोशनलेस, टीचर्स आर इमोशनल, दे अंडरस्टैंड योर इमोशन। उनको बुरा लगता है अगर आप अच्छा नहीं कर पाते, उनको बुरा लगता है अगर आप चीजें नहीं समझते। बट टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड इट इज इमोशनलेस। इसको डिजाइन इसीलिए किया गया है कि आप जो भी करें इसमें वो आपको कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन यही ऑथर ने बोला कि प्रॉब्लम यह है कि लोगों को क्या है, बच्चों को डिफरेंशिएट कर नहीं पाते। उनको लगता है टीचर बुरे हैं क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं कर रही है। बट द इम्पैक्ट ऑफ बोथ इज वाइस वर्सा। दोनों का इम्पैक्ट उल्टा हो रहा है। जो जिसको वो अच्छा समझ रहे हैं वो बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है, जो उसको बुरा समझ रहे हैं वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। दिस इज वॉट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि अब क्या है कि पेरेंट्स भी एक नई होड़ में लग गए हैं। क्या होता है, बहुत प्यारा पॉइंट ऑथर ने यहां मेंशन किया है।
कि पेरेंट्स भी अब एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, मतलब कि दे वांट देयर चाइल्ड टू बी द बेस्ट अमंग द रेस्ट, सबसे अच्छा अपने बच्चों को, हर व्यक्ति अपने बच्चे को सबसे अच्छा बनाना चाहता है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि बहुत कम उम्र में उनको टेक्नोलॉजी से 1-to-1 करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ आपने ऐड देखा होगा कि 7 साल के बच्चे ऐप बना रहे हैं, 7 साल के बच्चे आपका वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे आपका कोडिंग सीख रहे हैं। तो ऑथर ने उन्हीं चीजों को थोड़ा उसमें लिया है कि व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि उनको लगता है कि दीज आर द 21st सेंचुरी स्किल्स, इनको वो दे आर कंसीडरिंग दिस आर एज द 21st सेंचुरी स्किल्स, इनको समझ रहे हैं और वो बहुत कम उम्र में बच्चों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देना है। बट ऑथर सेज दैट कि जो ये बड़े बड़े शब्द यूज करती हैं ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, ये आईटी कंपनीज जो बच्चों को कहती है कि ये एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करती हैं, ये कोडिंग जो है वो उनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेंगी, तो ये नहीं है सही। ऑथर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक प्रॉपर एज स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेवलप होती है, बच्चे जो कुछ सीखते हैं दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एट अ पर्टिकुलर एज वाइज सीखते हैं। ऐसा नहीं कि कम उम्र में, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर कोई बच्चा चौथी में है उसको मैं बोलूंगा आईएएस की तैयारी कर, उसको एनसीईआरटी पकड़ा दूं और उसको सारी चीजें वैसी चीजें लक्ष्मीकांत ये पढ़ने को, तो आप भले उसको रटवा दो, आप भले उसको याद करवा दो, बट इससे होगा क्या वो व्यक्ति यूपीएससी निकाल लेगा 4 साल पढ़ के? नहीं निकाल पाएगा, बिकॉज देयर इज ए पर्टिकुलर नीड ऑफ स्किल सेट, पर्टिकुलर मैच्योरिटी दैट इज नीडेड। सो ऑथर सेज कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डेवलप नहीं हो पा रही है। एंड इंटरनेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेट और जो ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, देयर इज नो मतलब कि कोई सेफ्टी प्रोवाइडेड नहीं है बच्चे के लिए, देयर इज नो सेफ्टी फॉर द चिल्ड्रन। एंड जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ एट्रैक्शंस ज्यादा हैं, रिस्ट्रेंट्स कम है, एंड देयर इज नो सेफ्टी एज वेल। तो आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, देयर इज नो उसमें कोई चेक नहीं है, देयर इज नो चेक इन दैट, ठीक है ना। एंड ऑथर ने वही कहा है कि जो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए द नेचुरल पेस ऑफ इंटेलेक्चुअल मैच्योरेशन। व्हाट इज वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट। ऑथर सेज दैट यू शुड रिस्पेक्ट द नेचुरल पेस ऑफ इंटेलेक्चुअल मैच्योरेशन, है ना। जो इंटेलेक्चुअल मैच्योरेशन का नेचुरल पेस है उसको रिस्पेक्ट करो। ये मत इमेजिन करो कि 7 साल का बच्चा आपके 12th क्लास की चीजें सॉल्व करने लगे या 7 साल का बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने लगे। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो नेचुरल, आप उसका बचपन छीन रहे हो अगर आप उसको पहली में ही बोल रहे हो कि आप यूपीएससी निकालोगे और आप ये चीजें करोगे, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट ऑथर वांट्स टू से कि आप उसको 7 साल की उम्र में कोडिंग और ये सब सिखा तो रहे हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि दीज आर द 21st सेंचुरी स्किल्स, लेकिन इससे क्या कर रहे हो, आप उसका बचपन छीन रहे हो और जो नेचुरल पेस ऑफ इंटेलेक्चुअल मैच्योरेशन है उसके ऊपर आप एक मतलब तरीके से उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हो ना। ऑथर ने एक और बहुत अच्छी चीज बताई है। ऑथर ने कहा है कि क्या लगता क्या है बच्चों को, मतलब आईटी कंपनीज और मीडिया जो है और जो इस तरह के एडवर्टाइजर्स हैं ये चीज़ों को ऐसे पेश करते हैं जैसे दूसरे देश में क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल उनका कहना है कि जापान में तो भाई बुक्स का यूज़ ही नहीं होता, या आप सबके दिमाग में भी यही चलता होगा कि दूसरी कंट्रीज में तो बुक्स का यूज़ ही नहीं करते हैं, बिल्कुल सब कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है। तो ऑथर ने कहा ये बिल्कुल गलत है। जापान अपने आप में एक एग्जाम्पल है जो आज भी हैंड्स ऑन स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। एंड ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज बिल्कुल टेक्नोलॉजी में ही घिर गई हैं, दे आर ऑल यूजिंग द हैंड्स ऑन मटेरियल। तो ये जो एक परसेप्शन बन गया है वेस्टर्न वर्ल्ड का कि वहां पे सब कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है और ये वो अपने बच्चों को भी ऐप डिजाइन करवाओ 5वीं है, तो दैट इज वेरी वेरी फेसिटियस एडवाइस एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट वर गिवन इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय कृष्ण कुमार। अगला जो आर्टिकल है वह है ईरान कैलकुलेटेड रिस्क। अब ये बेसिकली नॉर्मल है कि ईरान की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी इसको हम बोलते हैं JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये P5+1 कंट्रीज के साथ हुआ था। P5 आपकी परमानेंट 5 है जो कि है USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, एंड +1 जो है वो आपकी जर्मनी है, ठीक है ना। तो ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उन्हीं 6 कंट्रीज के साथ हुई थी। अब ऑथर ने कहा है कि ईरान ने क्या बोला है कि वो अपने यहाँ जो इनरिचमेंट है यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे, कहाँ से, अभी तो लेस देन 5% है, वहां से बढ़ा करके 20% पे करेंगे, ठीक है ना। वेपन ग्रेड के लिए 90% होना चाहिए, तो वेपन ग्रेड तक नहीं जा रहे हैं वो, लेकिन 5% से बढ़ा करके 20% के इनरिचमेंट लेवल पे आ रहे हैं। तो ऑथर ने कहा कि ये कैलकुलेटेड रिस्क क्यों है, क्योंकि अगर बातचीत सही होती, बिडेन के टाइम पे अगर बातचीत सही हो जाएगी तो वो 20% से घटा करके 5% पे भी आ जाएंगे, और अगर बातचीत सही नहीं होती है तो फिर वो एनरिचमेंट लेवल तक भी जा सकते हैं, इसलिए ये कैलकुलेटेड रिस्क है। ऑथर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला वो बिल्कुल मतलब
दो द इरानियंस वर फॉलोइंग द न्यूक्लियर डील, देन ऑल्सो उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया, सिविल न्यूक्लियर डील से। और ऑथर ने कहा कि उसका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो सऊदी अरेबिया और इजराइल को फेवर कर रहा था, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया चाहते हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि ईरान न्यूक्लियर डील का फॉलो करे कि ना करे, डील हो कि ना हो, लेकिन वो ईरान से ही ओवरऑल नफरत करते हैं। दे आर व्हाट इज दैट कि उनका ईरान से ही सबसे अधिक प्रॉब्लम चल रहा है। तो दैट इज व्हाट ऑथर सेज कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ऐसा था कि वो सऊदी अरेबिया और इजराइल के फेवर में थे, इसलिए उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से JCPOA से बाहर हो गए थे। लेकिन अब जो बाइडेन के टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा पीस प्रिवेल हो और दोनों एक दूसरे से सोच समझ करके आगे बढ़ें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। तो यू कैन मूव विद मी, आगे देखते जाइए। यहां पे लिखा है अनक्लॉज के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में लिखा है। थोड़ा सा आपको बताता हूं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो है वो 1982 में आया था, नवंबर 1982 से इफेक्टिव हुआ, नवंबर 1982 से इफेक्टिव हुआ। और ये बेसिकली लॉ ऑफ द सी यानी कि लॉ ऑफ द सी ट्रीटी कहलाता है कि किस तरीके से किसके कितना हक है, किसका कितना हक है उसके सी वाले एरिया में, तो ये इसके बारे में होता है। अब एक्चुअली अनक्लॉज जो है वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं, एक सवाल तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो यस, इट इज वेरी मच लीगली बाइंडिंग, इट इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। याद रखिएगा, अनक्लॉज है वो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग जोन्स में डिवाइड होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये ऐसा कि बेस लाइन है, सपोज दिस इज योर बेस लाइन। तो बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स का 12 नॉटिकल माइल्स का स्पेस है, यह आपका टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा, दिस इज योर टेरिटोरियल वाटर। देन 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो जोन है वो आपका कंटिग्यूअस जोन कहलाएगा, दैट इज कंटिग्यूअस जोन। एंड देन ये जो 200 नॉटिकल माइल का जो जोन है, दिस इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 12 नॉटिकल माइल का जो जोन है वो टेरिटोरियल वाटर, फिर 12 नॉटिकल माइल से फिर 24 नॉटिकल माइल वाला जो जोन है वो कंटिग्यूअस वाटर, और पूरा ओवरऑल जो 200 नॉटिकल माइल तक का जोन है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। तो अनक्लॉज 1982 में आया था आपका लॉ ऑफ द सी और सी ट्रीटी, और इसके अंदर जो जोन्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज जोन्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इजराइल सेट टू ओपन अप पार्ट ऑफ हेरोद्स पैलेस। अब इजराइल ने बोला है कि वो हेरोद पैलेस को ओपन करेगा, ठीक है ना। एंड हेरोडियम क्या था बेसिकली, इट वाज अ रोमन एरा लीडर इंटर्ड इन एज हिज एनॉर्मस ब्यूरियल प्लॉट। तो ये जो हेरोड है, हेरोड पैलेस है, हेरोड पैलेस, ये एक रोमन एम्पायर, रोमन जो उस टाइम पे रूल करता था, ही वाज बोथ टायरेनिकल एज वेल एज आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करने वाला जो टायरेंट था हेरोडियम। और हेरोडियम वाज अ पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन एज वेल। तो लिखा है हेरोडियम इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इज नियर बेथलेहम। बेथलेहम के पास है इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक रीजन वेयर इजराइल एक्सरसाइजेज मिलिट्री एंड सिविलियन कंट्रोल। तो यहाँ वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे इजराइल का मिलिट्री एंड सिविलियन कंट्रोल है, और हेरोडियम हेरोड पैलेस जो है इसको ओपन करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो हेरोडियम किंग जो था ये इट वाज बोथ अ टायरेनिकल किंग एज वेल एज अ प्रमोटर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसको याद रखिएगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.